बात है कि बेनी बाबू अंत तक अपने बयान पर अड़े रहे और उन्होंने माफी मांगने से साफ इनकार कर दिया। हाउस बोलिए, आपने कहा मुलायम सिंह आतंकवादी संरक्षक हैं, आप कायम अपने बयान पे। साक्षी महाराज, कल्याण सिंह मोदी और बीजेपी, आरएसएस का जो अधिवेशन हुआ था, मुख्यमंत्री थे, सबको स्टेट का दर्जा दिया था। निकालने की मांग की है। अरे उनके ऐसी तैसी वही मुख्यमंत्री बनाए, अरे उनके ऐसी तैसी वही मुख्यमंत्री बनाए, अरे उनके ऐसी तैसी वही मुख्यमंत्री बनाए। चलो वो कह रहे माफी मांगे, आप माफी तो नहीं मांग रहे क्या? माफी मांगे जो उन्होंने देश साथ गद्दारी की। मुलायम के तल्ख तेवरों को देखते हुए संसद में केंद्र सरकार की ओर से मंत्री कमलनाथ ने बेशक बेनी के बयान पर खेद जता दिया है, लेकिन सपा कार्यकर्ताओं का गुस्सा थमा नहीं है। उन्होंने कई स्थानों पर उत्तर प्रदेश में बेनी का पुतला फूंका है। दूसरी ओर संसद से बाहर आते ही बेनी वर्मा एक बार फिर मुलायम पर आक्रामक हो गए और उन्होंने यह कहने में भी नहीं चूके कि मुलायम की ऐसी की तैसी। केंद्रीय मंत्री बेनी प्रसाद वर्मा ने मुलायम सिंह पर बयानबाजी की तो मुलायम सिंह यादव भड़क गए, लेकिन बात को संभालने की कोशिश की कमलनाथ ने, तो वहीं बीजेपी ने मौके का फायदा उठाते हुए सपा को सलाह दे डाली कि समर्थन वापस ले लो। बिफर पड़े हैं मुलायम सिंह यादव। बेनी प्रसाद की बयानबाजी के बाद मुलायम सिंह यादव सदन में जमकर बरसे। बेनी प्रसाद वर्मा ने मुलायम सिंह यादव पर आरोप लगाया था कि बात बिगड़ न जाए, इसलिए बिगड़ी बात को बनाने की कवायद की कांग्रेस ने के कमलनाथ खेद प्रकट कर रहे हैं। मुलायम सिंह ने जो गुस्से की गुगली फेंकी है वो सरकार को कहीं क्लीन बोल्ड न कर दे, इसलिए कमलनाथ ने कर दिया निंदा नाद। वहीं बीजेपी ने कह दिया कि समाजवादी पार्टी अगर सच में नाराज है तो सरकार से समर्थन वापस ले ले। बेनी बोलने के लिए जाने जाते हैं, इस बार भी ऐसा ही हुआ। बेनी प्रसाद वर्मा ने मुलायम सिंह की ऐसी की तैसी करने की बात कह डाली। बेनी बाबू का तीर कमान से और बात जुबान से दोनों निकल चुकी हैं। मुहावरे बताते हैं कि दोनों एक बार निकलते हैं तो वापस नहीं आते। बहरहाल लोकसभा चुनाव की तारीख तय नहीं हुई है, लेकिन हंगामे को देखते हुए लगता है तैयारी तेज है। महिलाओं के खिलाफ यौन अपराधों पर अंकुश लगाने के मकसद से तैयार मसौदे पर एक राय बनाने के लिए बुलाई गई सर्वदलीय बैठक में असहमति के सुर नजर आए। बिल पर फिलहाल सहमति नहीं बन पाई है। खासतौर पर सहमति से सेक्स की उम्र 16 किए जाने पर तमाम दलों में मतभेद रहे। ये बैठक करीब 1.5 घंटे तक चली। संसदीय कार्य मंत्री कमलनाथ ने कहा कि सभी सुझावों पर विचार किया जाएगा। उन्होंने कहा कि कानून के दुरुपयोग को लेकर पार्टियों ने चिंता जाहिर की। वहीं कैबिनेट की बैठक के बाद यह फैसला लिया गया कि सहमति से सेक्स की उम्र 18 वर्ष ही रहेगी और इसे सदन पटल पर पेश किया जाएगा। अब एंटी रेप बिल को कड़ा करने से संबंधित विधेयक लोकसभा में मंगलवार को पेश किया जाएगा। समाचार प्लस के ऑपरेशन ब्यूरोक्रेसी में आज कई बड़े जिलों के डीएम एसएसपी फंसते नजर आए। जब हमारे संवाददाताओं ने उनके ऑफिस पर छापेमारी की तो वो अपने कमरे से नदारत मिले। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में बढ़ते क्राइम और लापरवाह ब्यूरोक्रेट्स की असलियत का पता लगाने के लिए एक साथ नोएडा, गाजियाबाद, गोरखपुर, कानपुर, आगरा, मेरठ, वाराणसी जैसे कई बड़े जिलों में हमारे संवाददाताओं ने डीएम एसएसपी ऑफिस में करीब सुबह 10 बजे के बाद छापा मारा तो अधिकारी अपने अपने ऑफिस में नहीं मिले और फरियादी दर दर भटक रहे थे। इतना ही नहीं, जब फरियादियों से पूछा गया तो उन्होंने निराशापूर्वक बताया कि इन अधिकारियों का रोज का रवैया है कि वो अपने ऑफिस में समय से नहीं आते हैं। ये है उत्तर प्रदेश के बड़े नौकरशाह जो रखते हैं सरकार को अपने ठेंगे पर। सरकार लाख चिल्लाती रहे मगर उन पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। बार बार अखिलेश यादव और मुलायम सिंह यादव उन्हें जनता के बीच रहने की हिदायत देते हैं मगर उन पर कोई असर नहीं पड़ रहा है। उत्तर प्रदेश विधानसभा और विधान परिषद की कार्यवाही के दौरान आज भी हंगामा देखने को मिला। उत्तर प्रदेश विधानसभा में सपा सरकार एक बार फिर कानून व्यवस्था पर घिरती नजर आई। एक तरफ जहां मुख्यमंत्री कानून व्यवस्था के मुद्दे पर अधिकारियों के पेच कस रहे थे, वहीं दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था और सपा नेता तथा प्रतापगढ़ से लोकसभा उम्मीदवार सीएन सिंह छेड़छाड़ मामले पर विधान परिषद में बीएसपी हंगामा कर रही थी। परिषद में हंगामा बढ़ता देख सदन की कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी। वहीं विधानसभा में भी बहुजन समाज पार्टी ने जनपद आगरा में छात्र की हत्या और मुरादाबाद में छेड़खानी से तंग आकर छात्रा की आत्महत्या मामले में सरकार पर निशाना साधा। बीएसपी ने यूपी में बिगड़ती कानून व्यवस्था के मुद्दे पर राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की है। बीजेपी का भी कहना है कि सरकार लैपटॉप बांटकर नाम तो कमाना चाहती है पर कानून व्यवस्था ठीक नहीं करना चाहती। वहीं कांग्रेस ने भी सरकार को कानून व्यवस्था पर सख्त कदम उठाने की हिदायत दी है। हालांकि सरकार का दावा है कि वो इस मुद्दे पर अब गंभीर है। जाहिर है कि अब भी समाजवादी पार्टी की सरकार के लिए सबसे बड़ी मुसीबत उत्तर प्रदेश की बिगड़ती कानून व्यवस्था ही है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने बुलाई कानून व्यवस्था के मुद्दे पर अपने आला अधिकारियों की बैठक।
साफ कर दिया कि इस मुद्दे पर अब कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। साथ ही संकेत दिया कि प्रतापगढ़ से प्रत्याशी और पुराने समाजवादी सीएन सिंह का टिकट कट सकता है। इशारों में ही कहा कि पार्टी उसे ही उम्मीदवार बनाएगी जिसकी छवि साफ हो। प्रतापगढ़ के लोकसभा प्रत्याशी और समाजवादी पार्टी के पुराने दिग्गज सीएन सिंह की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। ऐसे में लोकसभा आते आते बदलाव भी किए जा सकते हैं। सरकार का 1 साल पूरा होने के बाद कानून व्यवस्था का मुद्दा ही अखिलेश सरकार को सबसे ज्यादा परेशान कर रहा है। ऐसे में मुख्यमंत्री ने यूपी के टॉप पुलिस अधिकारियों की बैठक बुलाई। इस बैठक में अधिकारियों को किसी तरह की कोताही न बरतने के निर्देश दिए गए हैं। अगर सूत्रों की माने तो इस बैठक में छोटी घटनाओं को उसी स्तर पर रोकने, सांप्रदायिक तनाव को बड़ा रूप न लेने देने, थाने के स्तर पर ही संदिग्धों की नकेल कसने की बात कही गई है। साथ ही भ्रष्टाचार के मामलों में जांच तेज करने के निर्देश भी दिए गए हैं। खासतौर पर उत्तर प्रदेश में ईओडब्ल्यू और एंटी करप्शन अधिकारियों के पेज भी कसे गए। अखिलेश की सारी उपलब्धियों पर कानून व्यवस्था भारी पड़ती दिख रही है। ऐसे में अखिलेश ने साफ कर दिया है कि अब इस मुद्दे पर कोताही बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जानकारों की माने तो पुलिस विभाग में बड़े बदलाव भी हो सकते हैं। जस्टिस भाटी की रिपोर्ट का मामला राजभवन की दहलीज में पहुंच गया है। नेता विपक्ष अजय भट्ट के नेतृत्व में बीजेपी का प्रतिनिधिमंडल राज्यपाल से मिला, जिसने राज्यपाल से इस रिपोर्ट को खारिज करने और सिडकुल घोटाले की सीबीआई जांच करने की मांग की है। जी हां, जस्टिस भाटी की रिपोर्ट को लेकर सूबे की सियासत गर्मा गई है। इस मुद्दे को लेकर बीजेपी का प्रतिनिधिमंडल राज्यपाल डॉक्टर अजीत कुरैशी मिला, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री रमेश पोखरियाल निशंक समेत आधा दर्जन विधायक भी शामिल थे। बीजेपी ने राज्यपाल से इस रिपोर्ट को खारिज करने की मांग की है। इसके अलावा इस आयोग की वैधानिकता पर सवाल उठाते हुए उसे भंग करने की मांग की गई है। इसके साथ ही बीजेपी ने अपनी पुरानी मांग जमीन घोटाले की सीबीआई जांच कराने की भी मांग की है। बीजेपी के नेता अजय भट्ट का कहना है कि राज्यपाल ने उन्हें सहानुभूति पूर्वक विचार करने का आश्वासन दिया है। बीजेपी ने बजट सत्र में सिडकुल 2 के जमीन घोटाले को लेकर सरकार की नाक में दम किया, तो अब सरकार ने भी जस्टिस भाटी की रिपोर्ट को लेकर बीजेपी को कटघरे में खड़ा किया है। कुल मिलाकर इन हालातों में मामला और गरमाने के आसार हैं। उत्तराखंड में लगातार कृषि भूमि कम हो रही है और इसके पीछे बढ़ते जनसंख्या के दबाव के साथ साथ भूमाफिया और नौकरशाही का गठजोड़ भी शामिल है। प्रदेश का कुल क्षेत्रफल 53,483 वर्ग किलोमीटर है। इसमें से 35,651 वर्ग किलोमीटर का हिस्सा वन है, जहां केंद्रीय वन मंत्रालय की मंजूरी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता। वहीं प्रदेश में मात्र 13% कृषि भूमि शेष रह गई है। ऐसे में प्रदेश में सक्रिय भूमाफियाओं की नजरें इस 13% कृषि भूमि पर ही अटकी हुई है। वहीं सरकारों के लचर रवैये के कारण भी कृषि भूमि का क्षरण लगातार जारी है। कई उपयोगी जमीनें उद्योगों को सौंप दी गई हैं। ऐसे में पिछले 12 सालों में 50 हेक्टेयर कृषि भूमि कम हो गई है। वहीं देहरादून में बांसपती और लीची के बाग में किस तरीके से बिल्डिंगें खड़ी हो गई हैं, इसका एक उदाहरण है। वहीं पिछले दिनों कैबिनेट में जिस तरीके से भू उपयोग परिवर्तन का प्रस्ताव रखा गया, वो अपने आप में आश्चर्य करने वाला था, जिसमें प्रदेश में भारी लोगों को 250 वर्ग मीटर से 500 वर्ग मीटर तक जमीन खरीदने की छूट के साथ साथ दोबारा भू परिवर्तन के मामले को भी मंजूरी देना है। वहीं सबसे परेशानी भरा प्रस्ताव यह था कि 90 दिनों में अगर किसी ने प्रस्ताव दिया और विभागों ने मंजूरी नहीं दी तो प्रस्ताव को स्वतः ही मंजूरी मिल जाएगी। साफ है, नौकरशाही ने ऐसे प्रस्ताव बना दिए जिससे प्रदेश की जमीनों का बिकना लगभग तय है। हालांकि कैबिनेट में क्या फैसला हुआ, इसकी गोलमोल जानकारी ही बाहर आई। 4 दिन बीत जाने के बाद पीएचडी छात्रा नेहा शर्मा की हत्यारा अब भी पुलिस के गिरफ्त से दूर है। आगरा के दयालबाग कॉलेज की लैब में हुई पीएचडी की छात्रा नेहा शर्मा की हत्या का खुलासा अभी नहीं हुआ है। आज कॉलेज के छात्र छात्राओं ने प्रदर्शन किया और जमकर नारेबाजी की। छात्र छात्राओं को तितर बितर करने के लिए पुलिस ने हल्के बल का प्रयोग भी किया और 2 छात्राओं को गिरफ्तार भी किया। पुलिस ने नेहा शर्मा की हत्या मामले में कई अहम सुराग मिले हैं। कल पुलिस को नेहा का लैपटॉप मिला था। सूत्रों की माने तो पुलिस को खून से सने कपड़े भी मिले हैं। पुलिस अब कपड़ों के खून और नेहा के खून को जाँच के लिए फॉरेंसिक लैब भेज रही है। पुलिस को नेहा का मोबाइल भी मिला है, जिसमें बैटरी और सिम कार्ड नहीं है। आगरा के एसएसपी महोदय का कहना है कि इस हत्याकांड का जल्द से जल्द खुलासा कर दिया जाएगा। वहीं आगरा के एसएसपी साहब का कहना है कि इस हत्या का खुलासा जल्द किया जाएगा। पूरे देश से हजार किसान जुटे राजधानी दिल्ली के संसद मार्ग में और संसद के सामने मांग रखी किसानों के हित की और बुलंद किया वो नारा कि जब कृषि बचेगी तभी देश बचेगा। भारतीय किसान यूनियन के बैनर तले देश भर के अलग अलग राज्यों से हजारों किसान राजधानी दिल्ली के संसद मार्ग पहुंचे, जहां पर किसानों का नेतृत्व करने के लिए मेधा पाटकर भी मौजूद थी। किसान नेताओं ने सरकार के सामने कई मांगे रखी। धान, गेहूं और गन्ने के समर्थन मूल्य को बढ़ाने की मांग, फूड सिक्योरिटी बिल में परिवर्तन की मांग,
भूमि अधिग्रहण अधिनियम को बदलने की मांग और साथ ही रिटेल क्षेत्र में एफडीआई के निवेश को रोकने की मांग। किसानों का कहना है कि जब तक उनकी मांग पूरी नहीं हो जाती तब तक वो संसद मार्ग से नहीं हटेंगे। किसानों के वोट से इस जमहूरी मुल्क में सरकार बनती है, लेकिन सरकार चलाने वाले संसद के अंदर है और सुध नहीं ले रहे उन किसानों की जो संसद मार्ग पर मौजूद है। अब किसानों ने आर पार की ठान ली है कि जब अन्न बोने वाले अन्नदाता भूखे हैं तो क्यों ना सरकारी रहनुमाओं को भी उस अन्न की ताकत का एहसास कराया जाए। छठे वेतन मांग को लागू कराने को लेकर उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी कल्याण निगम के कर्मचारियों ने प्रमुख सचिव दीपक त्रिवेदी के घर का घेराव किया। उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी कल्याण निगम के सैकड़ों कर्मचारियों ने छठे वेतनमान की मांग को लेकर प्रमुख सचिव खाद्य और रसद दीपक त्रिवेदी के गोमतीनगर स्थित घर का घेराव किया। कर्मचारियों की मांग है कि निगम में चतुर्थ वेतनमान लागू है। निगमों के लिए छठे वेतनमान हेतु निर्गत शासनादेश में उल्लेखित शर्तों एवं प्रतिबंधों को पूर्ण करने एवं उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी कल्याण निगम में करोड़ों रुपए के लाभ को दृष्टिगत निगम के कर्मियों को छठा वेतनमान देने की संस्तुति निदेशक मंडल के अनुमोदन प्रांत शासन द्वारा गठित एम्पावर्ड कमेटी द्वारा जुलाई 2012 में की जा चुकी है। उक्त कमेटी की संस्तुतियों को प्रशासनिक विभाग द्वारा मंत्री परिषद के समक्ष प्रस्तुत किया जाना है। कर्मचारियों का आरोप है कि 8 महीने बीत जाने के बाद भी प्रशासनिक विभाग द्वारा मंत्री परिषद में इस बात को नहीं रखा गया। ऐसे में निगम के कर्मचारी 1986 के वेतनमान यानी चतुर्थ वेतनमान में ही इस भीषण महंगाई में जीवन यापन करने के लिए मजबूर हैं। वहीं कर्मचारियों का यह भी आरोप है कि यदि इस वित्तीय वर्ष में छठा वेतनमान लागू नहीं होता है तो निगम को आयकर के रूप में 6 करोड़ 22 लाख रुपए देना पड़ेगा। ऐसे में कई बार शासन से वार्ता तो हुई मगर कोई हल नहीं निकला, तो मजबूर होकर आज कर्मचारियों ने प्रमुख सचिव दीपक त्रिवेदी के घर का घेराव किया और अपनी मांगे रखी। इतना ही नहीं, उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी कल्याण निगम के कर्मचारियों ने यह भी ऐलान कर दिया है कि जब तक छठा वेतनमान लागू नहीं किया जाता वो लगातार इस तरह के संघर्ष करते रहेंगे। गुरुकुल के खेतों में फसलों को खाने आए एक हाथी की करंट लगने से मौत हो गई है। इस हाथी की मौत पर पूरे वन विभाग में हड़कंप मच गया है। हरिद्वार में एक बार फिर से एक हाथी की करंट लगने से मौत हो गई। घटना यहां के हरिद्वार रेंज स्थित जमालपुर के आबादी वाले क्षेत्र की है। जमालपुर स्थित गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय के खेतों में कल देर रात हाथियों का झुंड दमका। उसी दौरान एक नर हाथी यहाँ के खेतों से बहुत नीचे गुजर रही विद्युत तार की चपेट में आ गया, जिसके चलते उसकी दर्दनाक मौत हो गई। घटना के बाद यहाँ से ही वन विभाग में हड़कंप मचा हुआ है। आनन फानन में वन महकमे ने पोस्टमार्टम कराकर विद्युत विभाग के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की बात भी कही है। इससे पूर्व में भी हरिद्वार रेंज के जियापोता में एक हाथी की करंट लगने से मौत हो गई थी, जिसके बाद वन महकमे ने बिजली महकमे को एक बार पहले भी नोटिस भेजा था, मगर तब से लेके आज तक बिजली महकमे ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की। अलीगढ़ के विकास प्राधिकरण में तैनात IAS अधिकारी इंद्रवीर सिंह यादव को अपनी जान की चिंता सता रही है। अलीगढ़ में विकास के उपाध्यक्ष पद पर तैनात होने के बाद उनके द्वारा बिल्डरों के अवैध निर्माण ध्वस्त किए जाने के लेकर बिल्डरों में काफी आक्रोश है। प्राधिकरण के उपाध्यक्ष पद पर तैनात होकर आए तो उन्होंने बिल्डरों के अवैध निर्माण को टारगेट करते हुए उनके खिलाफ अभियान छेड़ दिया, जैसे लेकर बिल्डरों में खासा रोष। बिल्डर उन पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहे हैं। वहीं अलीगढ़ के बिल्डरों में अपनी जान का खतरा बताने वाले उपाध्यक्ष का कहना है कि ऐसे सिरफिरे लोगों यहाँ कर आकर तोड़फोड़ से लेकर कुछ भी कर सकते हैं। इसलिए उन्होंने अलीगढ़ के पुलिस प्रशासन को पत्र लिखकर अपनी सुरक्षा की गुहार लगाई है। वहीं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक का कहना है कि हमने सभी बंधुओं को जांच के लिए पुलिस टीम का गठन कर दिया है। पूर्ववर्ती भाजपा सरकार में तराई बीज निगम के अध्यक्ष रहे हेमंत द्विवेदी की मुश्किलें अभी बरकरार हैं। तराई बीज निगम की कार्यप्रणाली और अध्यक्ष की नियुक्ति को लेकर हेमंत द्विवेदी के खिलाफ भाटी आयोग द्वारा राज्य सरकार के सामने पेश की गई रिपोर्ट को आज हेमंत द्विवेदी ने नैनीताल हाईकोर्ट में चुनौती दी। कोर्ट में दायर याचिका में तराई बीज निगम के पूर्व अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी का पक्ष था कि भाटी आयोग की रिपोर्ट गलत है और इस रिपोर्ट के आधार पर राज्य सरकार उनके खिलाफ FIR दर्ज कर सकती है। हेमंत द्विवेदी ने कोर्ट से मांग की कि रिपोर्ट में एक तरफा जांच की गई है, लिहाजा उनके खिलाफ FIR दर्ज न की जाए।
इस मामले की सुनवाई करते हुए नैनीताल हाईकोर्ट ने फिलहाल हेमंत द्विवेदी को कोई भी अंतरिम राहत नहीं दी है, मगर इस मामले में राज्य सरकार से 10 दिनों के भीतर अपना जवाब दाखिल करने को कहा है। वहीं राज्य सरकार का जवाब मिलने के 1 सप्ताह के भीतर हेमंत द्विवेदी को अपना प्रत्युत्तर भी कोर्ट के समक्ष पेश करना होगा। हेमंत द्विवेदी के अध्यक्ष पद में रहते हुए तराई बीज निगम में जो खरीद फरोख्त हुई, उनमें तमाम